नतीजों का शोर, सड़कों पर गुलाल और टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए जादुई नंबर्स। आपको क्या लगता है कि खेल यहीं खत्म हो गया? अरे नहीं, अभी तो राजनीतिक गेम स्टार्ट हुआ है। जब तक आखिरी वोट ना पड़ जाए तब तक ये गेम स्टार्ट नहीं होता। पावर की मसाल जब तक संवैधानिक और कानूनी गलियारों से होकर ना गुजरे तब तक ये किसी के हाथ नहीं लगती। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पर्दे के पीछे की कहानी, कि ओथ का डेट कैसे से सिलेक्ट किया जाता है, मंत्रिमंडल का चुनाव कैसे किया जाता है, गृह मंत्री कैसे सिलेक्ट किया जाता है, और फ्लोर टेस्ट होता क्या है। जैसे ही ईवीएम का बिट शांत होता है वैसे ही कानून का गेम स्टार्ट होता है। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली एक जंग का मैदान बन जाता है, और उस जंग के मैदान का एम्पायर होता है हमारे रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर सिर्फ ये नहीं बताता है कि कौन जीता कौन हारा। रिटर्निंग ऑफिसर तैयार करता है फॉर्म नंबर 20, यानी कि हर एक पोलिंग बूथ का उसका स्कोर कार्ड। उसके बाद जन्म होता है हमारे फॉर्म नंबर 22 का। फॉर्म नंबर 22 सिर्फ ये दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बताता है कि ये बंदा या ये विधायक इस कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली से इलेक्टेड मेंबर ऑफ काउंसिल है, इसको बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के हटाया नहीं जा सकता, इसकी गद्दी नहीं छीनी जा सकती है। जरा याद रखिएगा, जो फॉर्म नंबर 22 होता है वो एक विधायक के लिए एक लीगल पासपोर्ट की तरह काम करता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 सेक्शन 66 के तहत। ये अगर ये किसी विधायक के बस ना हो तो उसको विधायक माना भी नहीं जाएगा। अब सारा एक्शन सड़कों से हट करके पत्ते पर शिफ्ट हो जाता है, यानी कि राजभवन। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सारे विनर लिस्ट को गवर्नर के हाथ में सौंपता है, उसके बाद पूरा गेंद गवर्नर के पाले में आ जाता है। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे अगर अगर किसी बंदे ने, मतलब अगर किसी पार्टी ने अपना मैजिक नंबर टच कर लिया तब तो भाई सीन क्लियर है। लेकिन जहां कोई पार्टी अटकी, विधानसभा फंसा, तब वहां स्टार्ट होता है हंग असेंबली। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कि क्या किसी राज्य में लगभग विधानसभा की 200 सीटें हैं, जीतने के लिए चाहिए 101 सीटें। लेकिन क्या हो कि राज्य की सबसे बड़ी पार्टी ही 85 पर आकर के अटक जाए, तब यहाँ क्या होगा? तब यहाँ पर स्टार्ट होता है हमारे महामहिम साहब की एंट्री। इस ये हालत देख करके बड़े से बड़े जो नेता होते हैं उनके भी पसीने छूट जाते हैं कि अब क्या होने वाला है। आर्टिकल 164 का पार्ट 1 कहता है कि गवर्नर ही सीएम को अपॉइंट करेगा, लेकिन असली प्लेबुक तो सुप्रीम कोर्ट और सरकार या कमीशन करती है। यहाँ होता क्या है, गवर्नर का सबसे पहले कॉल जाता है राज्य की सबसे बड़ी पार्टी को, यानी कि जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं। यहाँ पर उसके बाद जितने भी पार्टीज के जो एमएलएस होते हैं वो सब एक लेटर ऑफ सपोर्ट पर साइन करते हैं। यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें और हवाबाजी कम नहीं आते, यहाँ पर सभी को सिग्नेचर करना पड़ता है और फिर राजभवन में उसको सबमिट कर देना होता है। और जैसे ही कोई लीडर फॉर्म नंबर 22 और सपोर्ट लेटर को जीत के तौर पर आसमान में लॉटरी के जैसा लहराता है, तब वैसे ही गवर्नर 5 शब्द कहता है, मैं आपको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता हूं। और यहीं पर इसी के बाद जो ओथ का जो डेट भी डिसाइड कर लिया जाता है। यहाँ पर जो राजभवन होता है वो सीधे एक लोकतंत्र का थिएटर बन के रह जाता है। ऐसे तो आर्टिकल 164 कहता है कि जो जो सीएम होगा वो ईश्वर इस संविधान के नाम पर शपथ ग्रहण करेगा। उसके बाद फिर जो बाकी के जो मिनिस्टर्स होते हैं फिर वो लोग भी अपना अपना शपथ ग्रहण करते हैं, और ताकि वो फ्लो टेस्ट तक काम आ सके। ने जो 5 भारी शब्द कहे थे वो कोई मामूली आदेश नहीं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल आदेश है। यहाँ पे एक कूल चीज़ है, मुख्यमंत्री उसने अपने मंत्रियों की लिस्ट गवर्नर को सौंपा। गवर्नर उन सारे मंत्रियों को मुख्यमंत्री के एडवाइस पर उनको अपॉइंट करता है। यानी कि मुख्यमंत्री की कलम डिसाइड करती है कि किसकी गाड़ी पे लाल बत्ती लगानी है। जरा अपने पावर का फ्लो देखा, जनता ने वोट करके विधायक को चुना, विधायकों ने अपनी मर्जी से अपने लीडर को चुना, लेकिन आखिरी थप्पा तो ऊपर से ही लगता है। मुख्यमंत्री तो बन गए लेकिन अपनी अब टीम ए कैसे चुने? इसमें होता क्या है कि संविधान का दिमाग और राजनीति का दांव पेच। यहाँ पे जो सीएम होता है ऐसा तो नहीं कर सकता है कि वो अपने सारे विधायकों को ही बड़े बड़े मंत्रियों के पद सौंप दे। तो यहाँ पे किया क्या जाता है कि 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003, ये एक्ट ये कहता है कि किसी भी विधानसभा में राज्य की जो टोटल सीटें हैं उनमें से सिर्फ 15% लोग ही मंत्री बन सकते हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए अगर किसी विधानसभा में दो मतलब किसी राज्य में 200 विधानसभा की सीटें हैं, तो उनमें से सिर्फ 30 लोग को ही मंत्री बनाया जा सकता है। अब हम लोग समझते हैं कि 3 फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि किसको कौन सी मंत्री पद सौंपी जाए। तो हमारा सबसे पहला वाला जो आता है, वफादारी और सीनियरिटी। यहाँ होता क्या है कि जो लोग बहुत सारे पुराने प्लेयर्स हैं और जो अभी जो काम के हैं, जिनके फेस वैल्यू इंटरनेट पे ज़्यादा है, उन लोगों को रखा जाता है यहाँ पर मंत्रियों की लिस्ट में। उसके बाद हमारा आता है दूसरा फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये कहता है कि उसमें
हर एक कम्युनिटी, हर एक कास्ट, हर एक रीजन से अपने वहाँ से कुछ-कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाता है। पता है क्यों? वोट बैंक सेफ रहे। आता है हमारा तीसरा फैक्टर, वो तीसरा फैक्टर ये कहता है कि यहाँ पर स्पेशल स्किल्स के हिसाब से रखा जाता है। मान लीजिए कि अगर किसी को खेती में अच्छा खासा नॉलेज है, तो उसको एग्रीकल्चर मिनिस्टर बना दिया जाता है। और अगर कोई किसी को इकोनॉमिस्ट है या कोई फाइनेंस के बारे में अच्छा जानकार रखता है, तो उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री यानी कि वित्त मंत्रालय, और जो जिले में दबंग है, उसको दे दिया जाता है गृह मंत्रालय। ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ दबंग और जो गुंडागर्दी करने वाला होता है, जो क्रिमिनल्स होता है, उनमें डिफ़रेंस होता है। दबंग को सिलेक्ट किया जाता है। और यहाँ पे जो सीएम होता है ना, वो तो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड होता है, क्योंकि उसको ना हर हर चीज़ को, मतलब हर किसी को खुश रखना है। और यहीं पर होता है हमारे सीएम साहब, ये पूरा ऐसा लगता है जैसे कोई टीम का सिलेक्शन हो, जैसे कि कोई सर्कस चल रहा हो। सिर्फ शपथ लेने से सरकार पक्की नहीं बन जाती। यहाँ पर जो गवर्नर होता है, सबको एक रिटन लेटर लिख के भेजता है सारी पार्टियों को, कि प्रूव योर पीपल्स, तुम अपने लोगों को साबित करो 7 से लेके 15 दिन के भीतर ही। इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्फिडेंस वोट, यानी कि विश्वास प्रस्ताव। फ्लोर टेस्ट आखिर होता क्या है? विधानसभा में ओपन वोटिंग। यहाँ जितने भी विधायक होते हैं, उन सबको खड़े बारी बारी से खड़े होकर के या बैठ करके गिनती करा करके, हेड काउंट, वॉइस वोट, इन सारे तरीकों से उनकी वोटिंग्स की जाती है। यहाँ तक कि बटन दबाया जाता है। एक और तरीका है, वो फ़िल्मी तरीका है। इसमें उन लोगों को हाँ या ना वाले कटघरे में खड़े होना पड़ता है, और दुनिया को बताना पड़ता है कि हम इस पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं, हम उस पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं। यहाँ पर इन सब के सर पर एक एंटी डिफेक्शन लॉ की तलवार लटकी होती है। अगर किसी ने गलती से दूसरे पार्टी को वोट कर दिया, तो विधानसभा से ही एलिमिनेटेड, खत्म। इसी बीच होता है हमारे स्पीकर का चुनाव। यहाँ जो विनिंग पार्टी होती है, वो हमेशा चाहती है कि किसी भी तरीके से करके जो स्पीकर का जो सीट है, उसको भी कब्जा लिया जाए। लेकिन स्पीकर विधानसभा में सबके सामने पावरफुल हो जाता है। यही नहीं, यहाँ जो सीएम होता है, वो भी इसके सामने कम फीका पड़ जाता है किसी किसी मामलों में। जैसे ही बहुमत साबित हुआ, यह सारी फाइलें बढ़ जाती हैं, विभागों विभागों का बंटवारा शुरू हो जाता है। उसके बाद शासन का इंजन रफ्तार पकड़ता है। क्या आपने देखा ये मंजर? नई नई दुनिया का जन्म और पुरानी दुनिया का खत्म। यानी कि पुरानी वाली पार्टी छोड़कर जा रही है और नई वाली पार्टी आ रही है। यहाँ जो पुराने वाले जो सीएम होते हैं, वो अपना रेजिग्नेशन लेकर गवर्नर को थमा देते हैं, और जो नया वाला होता है, फिर वो उनका वो सेरेमनी सब कुछ खत्म होने के बाद फिर वो लोग के विधानसभा में एंट्री होती है। कितना खूबसूरत मंजर है ना हमारी डेमोक्रेसी की, कि कितना कितना आराम से, कितना सुकून से सत्ता का परिवर्तन हो गया। वहीं आज से अगर 200-400 साल पहले की बात किया जाए, तो वहाँ पर खून खराबा होने होता था, सिर्फ सत्ता परिवर्तन करने के लिए। सचिवालय की फाइलें आगे बढ़ती है, टेबलें घिसकती हैं, और वो लाल बत्ती आज किसी और की गाड़ी पर था, आज वो किसी और की गाड़ी पे आके लगा हुआ है। यही तो है हमारी डेमोक्रेसी की सबसे बेस्ट पहचान। और यहाँ यहाँ होता क्या है कि जब ये सब कुछ हो जाता है, तो उसके बाद आता है हमारा चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। वो क्या करता है कि सारी फाइलें, सारे डॉक्यूमेंटेशन, जितने भी कोर्ट केसेस है पेंडिंग, वो सब लेकर के अपने नए सीएम के दफ्तर पर ले जाके रख देता है। फिर वहाँ से शुरुआत होता है फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग। फिर वहाँ से हमारा शुरुआत होता है नई सरकार की शुरुआत। हमारा सिस्टम पलक तक नहीं झपकता, और यहाँ पूरी की पूरी मशीनरी बदल जाती है। ये जो डेमोक्रेसी है, उसका जो सिस्टम है, वो उस पे एक स्टील का फ्रेम लगा होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग ब्यूरोक्रेसी। आज कोई और था, कल कोई और होगा। ये सब होता है उस फॉर्म नंबर 22 के ज़रिए। वो फॉर्म नंबर 22 ही है जो डेमोक्रेसी के पहियों में थोड़ी-सी रफ्तार भरता है, थोड़ा-सा उसको मूव करता है। चुनाव डिसाइड करता है कि बस पर कौन सवारी करेगा, और फिर संविधान डिसाइड करता है कि इस गाड़ी को किस मोड़ में लेके जाना है, उसका ड्राइवर संविधान होता है। तो अगली बार से जब अगर आप जो टीवी में जो शोर शराबा हंगामा देखेगा, तो समझिएगा कि एक नई शुरुआत की एक सीटी है, ख़त्म नहीं हुआ है।